Preview. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रीएम्प्टिव वर्जन। लास्ट वीडियो में हमने सेम एग्जांपल देखी थी, लेकिन उसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन देखा था, जो कि उसका कुछ प्रीव्यू ऐसा था। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम लोग सेम एग्जांपल से ही प्रीएम्प्टिव वर्जन सॉल्व करेंगे। इसका देखते हैं कितना डिफरेंट हमारे पास आंसर आते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कुछ पॉइंट्स में डिफरेंट आ जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी डिफरेंस आ जाता है हमारे पास प्रीएम्प्टिव वर्जन से और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वही 5 प्रोसेस सेम गिवन है, और उनके अकॉर्डिंग उनका अराइवल टाइम और उनका बर्स्ट टाइम गिवन है। हमें कैलकुलेट जो करना है बेसिकली वो टर्न अराउंड टाइम है और वेटिंग टाइम है, इन दोनों की एवरेज, और कंप्लीशन टाइम और रिस्पॉन्स टाइम भी हमें निकालना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करेंगे कि प्रीएम्प्टिव के अंदर जो रिस्पॉन्स टाइम आएगा ना, वो डिफरेंट आएगा। हम लोग ने देखा था कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम आ रहा था, कब आ रहा था? नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर। लेकिन आज हम सेम एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रीएम्प्टिव वर्जन देख रहे हैं, तो हम लोग का रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट आना चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग कंप्लीशन टाइम अपना कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गैंट चार्ट बनाने के लिए अपने प्रोसेसेस में देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस है जो कि सबसे पहले अराइव हो रहा है रेडी क्यू के अंदर। तो हम लोग देख रहे हैं कि P4 जिसका अराइवल टाइम है 0, वो सबसे पहले रेडी क्यू में अराइव हुआ है। तो प्रीएम्प्टिव में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रीएम्प्टिव में ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम लोग एक प्रोसेस चलाते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जो हमारे पास रेडी क्यू में अराइव हुआ हो और उसका बर्स्ट टाइम रनिंग प्रोसेस से कम हो। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देते हैं, अदरवाइज हम लोग रनिंग जो प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी हमारे पास P4 सबसे पहले अराइव हुआ है। इसका बर्स्ट टाइम चाहे जितना भी हो, हम लोग को इसको CPU एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और प्रोसेस अभी है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 0 से 1 के लिए चलाएंगे P4 को। सही। अब हम लोग चेक करेंगे इस पॉइंट पे कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि रेडी क्यू में अराइव हुआ है। तो अगर हम लोग अपना देखें अराइवल टाइम के अंदर, तो P3 का अराइवल टाइम है 1। इसका मतलब है कि ये रेडी क्यू में आ चुका है। अब हम इसको और P4 को, जो हमारा रनिंग प्रोसेस है, उन दोनों के बर्स्ट टाइम को कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 8 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, और 8 और 3 में हम लोग चेक क्या कर रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस छोटा है, किसका बर्स्ट टाइम कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 जो कि P4 का बर्स्ट टाइम है वो कम है, तो हम लोग P3 को रोक के रखेंगे और P4 को कंटिन्यू रखेंगे। 1 से 2 के लिए हम लोग P4 को ही कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग इस पॉइंट पे दोबारा चेक करेंगे 2 पे कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि रेडी क्यू में आया हो और उसका बर्स्ट टाइम रनिंग प्रोसेस से कम हो। तो हम लोग अभी यहाँ पे चेक करें तो P1 जो है उसका बर्स्ट अराइवल टाइम है 2, इसका मतलब है कि रेडी क्यू में आ चुका है। अब हम इसका अराइवल टाइम और इसका बर्स्ट टाइम और रनिंग प्रोसेस का बर्स्ट टाइम चेक करेंगे। रनिंग प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है 3 और P1 का बर्स्ट टाइम है, जो कि न्यूली अराइव प्रोसेस है, इसका 6। तो अभी भी इसका बर्स्ट टाइम P1 का ज़्यादा है P4 से, तो हम P4 को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से 3 के लिए P4 ही कंटिन्यू रहा। अब चूँकि P4 जो है पूरा टर्मिनेट हो चुका है, इसका बर्स्ट टाइम 3 था और ये 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल चुका है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हमें नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा एलोकेट करना है। अभी हमारे पास टाइम है 3 और रेडी क्यू हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, एक P1 और एक P3। तो अब हम P3 और P1 के दरमियान एक कंपैरिजन करेंगे बर्स्ट टाइम के अंदर, और हम देखेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। तो हमें यहाँ पे पता है कि 6 और 8 में छोटा कौन सा है? 6। तो ऑब्वियसली P1 जो है वो पहले एलोकेट होगा। तो 3 से 4 के लिए हमारे पास आ जाएगा P1। अब हमारे पास टाइम है 4 पे हमारे पास एक और प्रोसेस अराइव होता है, वो है P5। अब हम देखेंगे P5 और P1 का बर्स्ट टाइम, किसका बर्स्ट टाइम कम है। अभी P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो 5 हो चुका है, क्योंकि ये 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल चुका है। तो 5 और 4 में कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली 4 छोटा है, तो इसका मतलब है हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देंगे यहाँ पे, और P5 जो है अब उसको एलोकेट कर देंगे। तो 4 से 5 के लिए हमारे पास चलेगा P5। सही। अब हमारे पास टाइम है 5 और हमें पता है कि 5 पे एक और प्रोसेस अराइव हो रहा है P2, जो कि लास्ट प्रोसेस है हमारी एग्जांपल में। इसका बर्स्ट टाइम है हमारे पास 2। तो हम P5 को
और P2 को कंपेयर करेंगे, इन दोनों के बर्स्ट टाइम को देखेंगे कौन सा बर्स्ट किसका बर्स्ट टाइम छोटा है। ऑब्वियसली P2 का बर्स्ट टाइम यहाँ पे कम है, 2 है, तो हम P कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देंगे और यहाँ पे अब आ जाएगा P2, तो 5 2। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, शॉर्टेस्ट जॉब के अंदर प्रीएम्प्टिव वर्जन के अंदर ये होता है कि जब सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएं, जब सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएं, इसका मतलब है कि ज़ीरो जितने भी आपको प्रोसेस गए ना, नंबर ऑफ प्रोसेस, वो सारे रेडी क्यू में आ जाएं, तो हम उसको फिर एज ए नॉन प्रीएम्प्टिव ट्रीट करते हैं। क्या मतलब, हम लोग उसके बाद फिर बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करते। अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे सारे प्रोसेस जो है रेडी क्यू में आ चुके हैं, इनको टर्मिनेट तो होना है ना, एग्जीक्यूट तो होना है, तो हम इनको एज अ नॉन प्रीएम्प्टिव ट्रीट करेंगे और जो भी प्रोसेस आएगा उसको जितना भी बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड होगा हम उसको दे देंगे और उसको टर्मिनेट कर देंगे, पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे सारे प्रोसेस हमें पता है कि रेडी क्यू में आ चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे P2 को कंप्लीट रन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 से, इसका बर्स्ट टाइम है 2, तो 5 + 2 7, तो P2 यहाँ पे रन हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब हम कौन सा प्रोसेस लेके आए, क्योंकि हमें पता है कि P2 और P4 जो है वो तो टर्मिनेट हो चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आएगा, रिमेनिंग हम जो प्रोसेस हमारे पास बचे हुए हैं उनके बर्स्ट टाइम हम कंपेयर करेंगे। जो कि हमारे पास रिमेनिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं, P1 है, P5 है और हमारे पास है P3। इनमें से हम चेक करेंगे किसका बर्स्ट टाइम कम है। P5 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल चुका है और इसका 4 से इसका बर्स्ट टाइम हो चुका है 3, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हम P5 एलोकेट करेंगे, क्योंकि P5 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू P1 एंड P3। तो यहाँ पे P5 आ जाएगा और P5 को हम पूरा टर्मिनेट कर देंगे। अब इसको 3 यूनिट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, तो 7 + 3 विच इज़ 10, 7 to 10 हमारे पास चल जाएगा P5। और उसके बाद हमारे पास लास्टली 2 प्रोसेस बचते हैं, P1 एंड P3, और हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में बर्स्ट टाइम किसका कम है। ऑब्वियसली P1 का हमारे पास बर्स्ट टाइम कम है, तो यहाँ पे हम चला देंगे P1 को 10 + 5, क्योंकि एक दफ़ा वो चल चुका है पहले, तो 10 + 5 होते हैं हमारे पास 10 to 15, 10 + 5 15, P1 हमारे पास रन हुआ। अच्छा, लास्ट हमारे पास कौन सा प्रोसेस बचता है, P3, तो उसका बर्स्ट टाइम हमें पता है कितना है अभी, उसका बर्स्ट टाइम है 8, क्योंकि वो एक दफ़ा भी अभी तक हमारे पास ग्रैंड चार्ट में नहीं शो हो रहा, इसका मतलब है कि वो एलोकेट हुआ ही नहीं है। तो अब हम इसको पूरा चला देंगे, 15 + 8 होते हैं हमारे पास 23। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ग्रैंड चार्ट थोड़ा सा बड़ा बना है। क्यों बड़ा बना है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा हुई है। अगर हम लास्ट एग्जाम्पल में चले जाएँ दोबारा से, तो यहाँ पे हम देखें ग्रैंड चार्ट हमारे पास स्मॉल सा था, ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में था, लेकिन प्रीएम्प्टिव वर्जन में ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा है, तो हमारे पास उतना ही ग्रैंड चार्ट बन रहा है। अच्छा, अब हम कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। कंप्लीशन टाइम हमें पता है राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं। P1 का हमें कंप्लीशन टाइम चाहिए, तो P1 का कंप्लीशन टाइम है हमारे पास, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया P3। अच्छा, P1 का कंप्लीशन टाइम है हमारे पास 15, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 15, और P2 का हमारे पास है कंप्लीशन टाइम 7 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, और P3 का हमारे पास लास्ट प्रोसेस था P3, उसका है बर्स्ट टाइम और कंप्लीशन टाइम 23। P4 का हमारे पास है P4 3, P4 का कंप्लीशन टाइम है 3। अच्छा, P4 पहला प्रोसेस था, वो चूँकि पूरा ही हमारे पास एक साथ एग्जीक्यूट हुआ था, तो उसका बर्स्ट टाइम और कंप्लीशन टाइम सेम होता है। अच्छा, और ये हर केस में नहीं होता, कभी कभी होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव में ज़्यादातर ये वाला केस होता है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास प्रोसेस है P5, जिसका हमारे पास कंप्लीशन टाइम है 10, तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीशन है। अच्छा, टर्न अराउंड टाइम का हमें फॉर्मूला पता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, अब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 - 2 13, और 7 - 5 हमारे पास 2, और 23 - 1 22, 3 - 0 3, और लास्ट हमारे पास है P5 10 - 4 विच इज़ 6। ओके, वेटिंग टाइम का हमें फार्मूला पता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है, वेटिंग टाइम भी हमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम है हमारे पास 13 माइनस बर्स्ट टाइम ऑफ P1 विच इज़ 6, तो 13 - 6 हमारे पास हो गया 7। उसके बाद हमारे पास आता है 2 - 2, P2 का बर्स्ट टाइम हमारे पास 2 है और टर्न अराउंड टाइम भी 2 है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे फिर P3 आ जाएगा
22 माइनस 8, 22 माइनस 8 होते हैं हमारे पास 14। P4 है हमारे पास 3, बर्स्ट टाइम है 3 माइनस 3 0, और लास्ट हमारे पास प्रोसेस बचता है P5 6 माइनस 4 विच इज़ 2। अच्छा, अब यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो लास्ट जो हमने एग्जांपल देखी थी नॉन प्रीएम्प्टिव की, सेम एग्जांपल थी, लेकिन उसमें रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम सेम आ रहा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या सेम आता है प्रीएम्प्टिव वर्जन के अंदर या नहीं। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला हमारे पास सेम है, एलोकेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो एलोकेशन टाइम ऑफ P1 जो है हमारे पास वो है 3, और अराइवल टाइम है हमारे पास 2, तो 3 माइनस 2 विच इज़ 1। और हमारे पास उसके बाद है P2 का हमारे पास एलोकेशन टाइम है 5 माइनस 5 0। उसके बाद आता है P3 का एलोकेशन टाइम है 15, और अराइवल टाइम है 1, 15 माइनस 1 विच इज़ 14। और हमारे पास लास्ट दो प्रोसेस बचते हैं P4 एंड P5। P4 का एलोकेशन टाइम है 0 और अराइवल टाइम भी है 0, तो 0 माइनस 0 0। और लास्ट है P5, एलोकेशन टाइम है P5 का हमारे पास 7 माइनस 4 हमारे पास होते हैं, सॉरी 7 नहीं है, P5 का है 4, ये वाला P5 का है एलोकेशन टाइम 4, और 4 माइनस 4 0 होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे हम देखें तो कम्प्लीटली हमारे पास दोनों जो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम है कम्प्लीटली डिफरेंट आए हैं। ये रिस्पॉन्स टाइम 1 0 14 0 0 बिल्कुल डिफरेंट आया। तो अब हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। हमें फार्मूला पता है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इन सबको सम करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इन सबको सम करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा 9.2। और वेटिंग टाइम का जब हम कैलकुलेट करेंगे, इन सबको सम करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, एवरेज जो आएगी वो आएगी तकरीबन 4.6। ये आप आंसर्स वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर हम सेम एग्जांपल को जब हमने नॉन प्रीएम्प्टिव में किया था, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आया था 9.8 और वेटिंग टाइम आया था 5.2। यहाँ पे हमारे पास 9.2 और 4.6 स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आंसर्स में थोड़ा बहुत चेंज आता है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव जब हम सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग आंसर्स वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे एल्गोरिथम के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।